Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 14 of India's foreign trade. So the topics covered in this session are trade prospects of European Union and CIS countries, trade prospects of Asian and SAARC, and trade prospects of West Asia. So firstly, we will discuss the trade prospects of European Union and CIS countries. So as we must be aware that कि जो हमारी यूरोपियन यूनियन है इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी. हमारी यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया और हमारे इंडिया का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है. While the European Union importance arises not only from the fact that it is the single largest trading partner of India, but more importantly from the fact that it throws up challenges and opportunities of dealing with a regional economic group. मतलब कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन की इम्पोर्टेंस सिर्फ तभी अराइज नहीं होती जब हम ये फैक्ट देखते हैं कि ये सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक फैक्ट देता है हमें दैट इट थ्रोज दी चैलेंजेस. मतलब ये चैलेंजेस थ्रो करता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इसके लिए ऑफ डीलिंग विद रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग. रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के साथ डील करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें यूरोपियन यूनियन की ट्रेडिंग से. सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है हमारी CIS कंट्रीज़ की वो कहाँ राइज होती है? राइजेस फ्रॉम दी अनदर एंगल, दैट इज डीलिंग विद न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज. जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके साथ डील करना, वो CIS की इम्पोर्टेंस यहाँ से अराइज होती है. और बिल्डअप करना एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशंस. तो बेसिकली इस सेशन में इस सेशन के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की ओवरऑल ट्रेड पोजीशन क्या है विद टू ग्रुप्स. दी परफॉर्मेंस ऑफ मेजर प्रोडक्ट ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या है इन ओवरसीज मार्केट में, नेचर और एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन फेस्ड इन दीज मार्केट, and the possible strategies measures to improve India's performance in EU and CIS. भाई क्या एक्सटेंट है हमारे पास, कंपटीशन कितना फेस कर रहे हैं हम और कैसी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की परफॉर्मेंस अपनी यूरोपियन यूनियन में और CIS कंट्रीज़ में. सो बिफोर गोइंग फर्दर वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन का जब हम ओवरव्यू लेते हैं बेसिकली, तो यूरोपियन यूनियन कंप्राइजेज ऑफ 15 मेंबर्स कंट्रीज एज फॉलोज. एट प्रेजेंट जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन का 15 मेंबर कंट्रीज है. द ओरिजिनल 6 फाउंडर मेंबर्स ऑफ द ECSC एंड यूरोटॉम, वो कौन कौन से हैं हमारे? बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड्स है और जर्मनी है. सो बेसिकली द फॉर्मर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो ज्वाइन की थी उसने 1991 में विद द रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. देन डेनमार्क, आयरलैंड और UK ने 1973 में ज्वाइन किया, ग्रीस ने 1981 में, पोर्तुगल और स्पेन ने 1986 में एंड ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन ने 1995 में. So besides Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia have formally applied the full membership of European Union. So request of Turkey, Morocco for membership have been rejected. However, Turkey formed a custom union with the EU in 1996. जो टर्की ने और मोरक्को ने जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट दी थी वो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन टर्की ने अब एक कस्टम यूनियन बना लिया यूरोपियन यूनियन के साथ 1996 में. तो हमारे जो 11 ऑफ द 15 मेंबर्स EU के एक्सक्लूडिंग डेनमार्क, जिसमें डेनमार्क नहीं आता, UK नहीं आता, ग्रीस नहीं है, स्वीडन नहीं है, इन बाकी जो बच्चों 11 मेंबर्स हैं इन चार को छोड़ के, डेनमार्क, UK, ग्रीस और स्वीडन को छोड़ के इन्होंने यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन EMU ज्वाइन कर लिया है. अब EMU का एज अ पार्ट ऑफ EMU वर्क शेड्यूल
a currency, the euro, has come into existence with effect from 1st January 1999. क्योंकि ये वर्क ईएमयू के वर्क शेड्यूल का पार्ट बन गए हैं ये मेंबर्स, तो एक करेंसी इन्होंने निकाली यूरो, जो हमारी कब से आई, हमारे 1st जनवरी 1999 से। तो कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट है हमारी करेंसीज के ऑफ द 11 कंट्रीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यूरो एट गिवन रेशियोज। ठीक है, जो भी हमारे एक्सचेंज रेट है हमारी 11 करेंसीज के, उसको कन्वर्ट किया हमने यूरो में गिवन रेशियोज के अकॉर्डिंग, और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस थे इन द यूरो हैव कमेंस्ड कब से, 1st जनवरी 1999 से। सो टिल एंड 2001 द न्यू करेंसी विल बी ट्रेडेड बिटवीन बैंक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। यूरो कॉइन्स notes will be introduced on 1st January 2002, and with effect from July 2002 euro will be only legal tender in the European Union, and the individual national currencies will also cease to exist. और जो हमारे 4 member countries of EU है as yet not joined the monetary union due to certain political economic reasons are expected to join EMU in due course. Now the next topic is यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशन विद द थर्ड कंट्री। थर्ड कंट्री के साथ यूरोपियन यूनियन के क्या रिलेशंस है। सो यूरोपियन यूनियन का इज एन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड ट्रेड का। तो लेट अस डिस्कस यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशन विद द मेजर कंट्रीज। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्योंकि एक वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, तो उसके अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशन देखते हैं, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं उसके बाकी कंट्रीज़ के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिटेरियन कंट्रीज़ के साथ। जो यूरोपियन यूनियन हैज़ एंटर्ड द एसोसिएशन एग्रीमेंट विद 12 मेडिटेरियन कंट्रीज़ के साथ उसने एसोसिएशन और कोऑपरेशन एग्रीमेंट में कर रखा है उसने, विच प्रोवाइड फॉर ड्यूटी फ्री एक्सेस। इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। इन द यूरोपियन मार्केट, सॉरी इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट for the industrial products of most of the countries and tariff concession for some agricultural item। मतलब कि ड्यूटी फ्री एक्सेस है हमारा यूरोपियन यूनियन मार्केट में, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है हमारे ज़्यादातर कंट्रीज़ के, और कुछ हमें टैरिफ कंसेशन मिल जाता है एग्रीकल्चरल आइटम्स में। द सेकेंड इज आर सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारी 10 कंट्रीज़ जो है हमारी सेंट्रल और ईस्ट यूरोप की हैव साइन, उन्होंने साइन अप किया है इसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड में 10 कंट्रीज़ सेंट्रल और ईस्ट यूरोप की। तो यूरोप एग्रीमेंट ने जो हुआ जो यूरोपियन यूनियन के साथ, उसने क्या एंटाइटल किया, ही द फॉर्मर कंट्रीज़ फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन। उसने कहा यूरोप एग्रीमेंट जो उसने किया यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसने क्या एंटाइटल किया जो फॉर्मर कंट्रीज़ हैं फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन। So basically, under the Europe Agreement, the Central and East European countries are given associated status, which enable them to get free access for their industrial product in the European Union market. Now the next is EFTA, the European Union and the European Free Trade Area. European Free Trade Area. EFTA stood for E for European, F for free, T for trade, A for area। तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन ट्रेड के जो मेंबर्स हैं वो है हमारे आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein हैव जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। सो बेसिकली EEA यानी कि हमारी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है हमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल बिटवीन दी टू ग्रुपिंग। दोनों ग्रुप के बीच में फ्री मूवमेंट होता है, हमारे गुड्स का भी, हमारे सर्विसेज का भी, हमारी कैपिटल का भी और हमारे पीपल का भी। द नेक्स्ट इज दिस इज ACP कंट्रीज। ACP कंट्रीज जो होती है अंडर द लॉम कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड फ्री एंट्री टू 99.5% ऑफ द आइटम्स originating in 70 countries of Africa, Caribbean, Pacific countries in its market। तो लॉन्ग कन्वेंशन के अंदर हम देखते हैं जो हमारी यूरोपियन यूनियन है वो 99.5% आइटम्स जो है उसकी जो 70 कंट्रीज़ में होती है, ओरिजिनेट होती है, जैसे हमारी अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक कंट्रीज़ में। तो वो बेसिकली फ्री एंट्री है उसकी मार्केट में 99.5% आइटम्स की।
सो देन कम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 14 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है जो जिनका स्पेसिफिक रीजनल और ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, 14 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का। सो यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टैरिफ कंसेशन और बढ़ा रहा है वो, सो टू दी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के लिए, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। एंड दी GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम दे रहा है वो सिंस 1971 से। तो इंडिया के साथ अगर हम इसका ट्रेड देखें, इंडियन एंड दी यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन जो है इंडिया और EU के बीच में हैव बीन गवर्न्ड बाय डिफरेंट एग्रीमेंट्स साइंड बाय द पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इंडिया एंड द यूनियन साइंड अ कमर्शियल कॉपरेशन एग्रीमेंट इन 1973। तो उन्होंने एक कमर्शियल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 1973 में। तो एक जॉइंट कमीशन सेटअप होगी 1974 में विद द व्यू टू फाइंडिंग आउट मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडो यूरोपियन यूनियन ट्रेड इन 1981। सो बेसिकली ऑन 20 दिसंबर 1993 को इंडिया और यूनियन ने साइन किया नया कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन पार्टनरशिप और डेवलपमेंट में। तो एग्रीमेंट का एम क्या था? इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एक तो अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, देन इंटेंसिफाई करना, डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोकस एट पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रेजिंग द प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग। तो इंडिया है एक बेनिफिशियरी कंट्री ऑफ EU's GSP स्कीम। GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम जो 1974 में आई थी। तो GSP यूटिलाइजेशन रेट ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 70%, सेकेंड ओनली टू दैट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अमंग द बेनिफिशियरी कंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट कम्स जो कम्युनिटी वाइज एनालिसिस करते हैं हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स का। तो हमारे पास जनरली हमारे पास कौन सी कम्युनिटी है जिनका हम लोग बेसिकली एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन सी है हमारे पास? डायमंड्स है, कॉटन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ लेदर, देन लेदर मैन्युफैक्चरिंग, देन फुटवेयर, देन हमारे कारपेट्स हैं, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, मरीन प्रोडक्ट्स, एडिबल फ्रूट्स, नट्स। एडिबल मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, हमारे एडिबल ऑयल्स एंड ऑल। देन हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे नट्स जो हमारे काजू किशमिश एंड ऑल अदर नट्स। दी इंजीनियरिंग गुड्स, देन हमारे जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं गुड्स, फिर हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर हमारे मैन मेड स्टेपल्स एंड रैग्स। तो रैग्स पर्टिकुलरली क्या होता है? रैग्स इज a group of item where India's performance in the European Union market has been creditable. तो import from India grew from 322.4 million in 1996 to ECU 431.7 million during 1998. Now the next comes the India's export to CIS. अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है CIS को, like if we can see in this table that Russia 1996 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया CIS को मेजर डायरेक्शन वाइज। तो 1996 में उसने 2880 किया, 97 में 3306 और 1999 में 3038। देन यूक्रेन में 160 96 में, और ये इंक्रीज हुआ 97-98 में, बिकम्स 218 एंड देन डिक्रीज इन 1998-1999। सो अगर हम देखें कि हमारा जो कजाकिस्तान है, तो बेसिकली हमें जो टेबल दिखा रहा है हमें क्या कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज़, सो विच प्रोवाइड, ये जो टेबल हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मेजर कंट्री वाइज डाटा दे रहा है इंडिया एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट टू एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम द CIS कंट्रीज़।
सो इट विल बी नोटिस दैट नो स्टडी ट्रेंड इज नोटिसेबल. हम ये देख रहे हैं, नोटिस करें, कोई एक स्टडी ट्रेंड हम इसमें नहीं चल रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है. कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना. जैसे हम कि देख सकते हैं खजास्तान के केस में 96 97 में 16 था, फिर 78 में 32 हो गई, तब डबल हो गया, और फिर इसके बाद 162 हो गया, डबल से भी बहुत ज़्यादा. मतलब कोई एक स्टडी फ्लो नहीं है इसका. सो हम इसमें देखते हैं कि so it will be noted that the sharp import decline during 98-99 has been accounted for almost entirely by Russia. So major items of export from India, जो इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन से हमारे रेडीमेड गारमेंट्स है, टी है, कॉफ़ी है, राइस है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ, प्लास्टिक्स and textile, leather goods, spices, cosmetics. While the main items of import, जो हम import करते हैं वहाँ से जो मंगाते हैं CIS कंट्रीज से, वो कौन कौन से हमारे नॉन फेरस मेटल्स, आयरन एंड स्टील, न्यूज़प्रिंट, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, केमिकल्स, रॉ सिल्क, रॉ वूल एंड गोल्ड एंड सिल्वर. सो दिस इज शोइंग द इम्पोर्ट. जैसे हमने पिछले में एक्सपोर्ट पढ़ा, इंडियाज एक्सपोर्ट टू CIS, दिस इज शोइंग द इम्पोर्ट. यहाँ पे भी हम देखें कि कोई स्टडी फ्लो नहीं है किसी भी उसमें. देन जो देर इज अ हाई लेवल ऑफ इंट्रा ट्रेड अमंग CIS कंट्रीज, बहुत ही हाई लेवल है इंट्रा ट्रेड का. इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, रशिया जो है वो मेन ट्रेडिंग पार्टनर है इन रिगार्ड टू बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. So Russia, apart from the European Union countries, Turkey, China, US, Japan, East European countries and Iran are the other trading partners of this group of the CIS countries. Now, next we come to the West Asia. अब हमने जैसे हमें पिछले सेशन में भी हमने जापान का और यूरोपियन कंट्रीज़ का पढ़ा था, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं. इसमें हमने पढ़ा है CIS और यूरोपियन यूनियन का. नाउ विल कम टू दी वेस्ट एशिया. तो वेस्ट एशिया में बेसिकली हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 3 क्लासिफिकेशन, दे आर 21 कंट्रीज विच फॉर्म पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट. सो जो हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क. सो बेसिकली वेस्ट एशिया में हम देखते हैं कि 3 क्लासिफिकेशन है. देर आर 21 कंट्रीज विच फॉर्म पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. फर्दर देर आर 9 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन वन ऑफ द 3 लिस्ट. 9 कंट्रीज हमारे पास हैं जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वन ऑफ द 3 लिस्ट में. मतलब तीनों में से एक लिस्ट में 9 कंट्रीज इंक्लूड कर रहे हैं 21 कंट्रीज में से. सो देर आर 12 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट. सो दीज 12 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन ऑल द 3 लिस्ट, जो बाकी की बची 12 कंट्रीज जो ऑल बाकी तीनों लिस्ट में आ रही हैं, वो कौन कौन सी हमारी बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सरेन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन. सो ये जो कंट्रीज़ हैं दैट इंक्लूड्स बहरीन, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, अगेन द सेम कंट्रीज. तो ये 12 कंट्रीज है जो हमारी तीनों लिस्ट में आ रही है, राइट. नाउ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया. अब हमारा अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, कैसा है अलग अलग कंट्रीज़ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. सो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहरीन का कैसा है. तो बहरीन में हम देखते हैं कि जो हमारा बहरीन हैज़ अटेम्प्टेड टू मूव बियॉन्ड इट्स पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी, एनहेंसेस इट थ्रू गवर्नमेंट स्पॉन्सर डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट that support growth of a strong financial service sector in particular. So जो इकोनॉमी है बहरीन की which grew by more than 8% in 1993 registered a growth of and by 3.9% in 1996 and 2.5% in 1999. तो जो इन्फ्लेशन रेट है बहरान में वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है और नेगेटिव है ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स से. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है बहरीन का. अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ईरान. ईरान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा ट्रेडिशनल ही एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है हमारी. जैसे हमारी बहरीन में बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट था
और इसमें हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी है ईरान में. Iran had achieved significantly industrialization modernization 1970. However, its economy was seriously hurt by a series of distortion, beginning with the Islamic Revolution and including a prolonged war with Iraq and falling oil prices in 1980s. तो पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक है ईरान की वो रिड्यूस हो गई है 2.5% 99 में. इन्फ्लेशन रेट जो ईरान का पिछले कुछ सालों से वो हाई चल रहा है एंड टच्ड ऑलमोस्ट 50% इन 1995. सो now the economic structure of Jordan is registered as robust growth rate of 16.1% in 1992. तो ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग देयर आफ्टर. उसके बाद डिक्लाइन होनी शुरू होगी. कितनी होगी रिड्यूस होगी 1.3% होगी 1999 में, जहाँ हमारे पास 1992 में 16.1% थी. तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो जॉर्डन में विच वॉज अराउंड 4% ड्यूरिंग 92-94 दैट केम टू 0.6% इन 1999. The economic structure of Kuwait is driven by oil production and related industries. तो इकोनॉमिक जो है कुवैत की वो 75% थी 92 में, 40% थी 93 में, और बड़ी 2% 98 में वो, फिर -2.4% होगी 99 में. तो जो इन्फ्लेशन रेट है कुवैत में पिछले कुछ सालों से वो बहुत लो चल रहा है. देन नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कतर. सो बेसिकली इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है कतार में during the past few years has been quite low, that is around 2% during 1999. और हमारा इकोनॉमिक सेक्टर देखें अगर सऊदी अरेबिया का, इसमें भी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है पिछले कुछ सालों में वो बहुत लो जा रहा है, लगभग 1% के आसपास. 1999 में -1.4% गया था. अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखें अगर हम, तो इसमें भी जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 2.5% है 1999 में. इन्फ्लेशन 4% है उसी सेम ईयर में 1999 में. तो देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कैसे जा रहा है. बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, हमारी सिंगल कमोडिटी है हमारे पास ऑयल इसमें, ठीक है. और जो सऊदी अरेबिया में है दैट इज डिस्कवरी एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड यूज ऑफ इट्स सब्सटेंशियल ऑयल रेवेन्यूज टू डेवलप इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर have helped Saudi Arabia to rapidly transform itself from an undeveloped economy to a modern industrial state. Now we next come to India's economic reforms. इकोनॉमिक्स रिफॉर्म क्या इंडिया के कह रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि इंडिया जो है फार बेटर प्लेस किया गया हमने दैट अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट. तो क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, एक ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास एक लार्ज पूल है, उसके पास ट्रेन मैन पावर का इम्प्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स है, उसके पास मैनेजरियल स्किल्स अच्छी है, एबंडेंट सप्लाई है चीप लेबर की, एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज है. तो इट कुड प्ले द रोल ऑफ अ ग्लोबल मार्केटर. तो एक ग्लोबल मार्केटर का रोल वो प्ले कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज परस्यूड फॉर डिकेड्स. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ऑफ रिफॉर्म मेजर का वॉज टू डिसमेंटल कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री, एक्सटर्नल ट्रेड and foreign investment, and to establish a climate of trust between the government and the business industry. Now the India's trade with Bahrain के साथ हम इंडिया का ट्रेड देखें अगर, you can see in this table which shows that कि इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ 185.56 करोड़ रुपी 1994-95 में, इतना था 239.13 करोड़ इन 1998-1999. तो इम्पोर्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 2178.95 करोड़ रुपी 94-95 टू 1978.79 करोड़ रुपीज़ इन 98-99. The import have been 8 to 9 times more than that of India's export. 8 से 9%, मतलब 8 से 9 टाइम्स उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है. तो ट्रेड बैलेंस जो है 93 वो कितना हुआ -1993.39
in 94-95 and went to minus 2965.12 in 96-97. Again it came down to minus 1739.66 in the year 98-99. इंडिया की जो मेजर आइटम एक्सपोर्ट जाती है, जो हमारी बहन, उसमें क्या क्या आती है? हमारी कॉटन यार्न्स, हमारे फैब्रिक्स, मेडअप्स, राइस बासमती, RMG cotton, wheat, manufacture of metals, meat preparations, paper, wood products, machinery, instrument, all these items are exported to Bahrain from India. अब ऐसे ही सेम हम ईरान के साथ देखेंगे इसका एक्सपोर्ट कैसा है. ईरान के साथ हम देख सकते हैं इसका एक्सपोर्ट कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 94-95 टू 98-99 से इंक्रीज़ हुआ है. 492 से 669 हो गया है. फिर एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज मार्जिनली ओवर द ईयर्स. The trade balance was 1192.41 in 94-95 and increased to rupees minus 2412.05. It further reduced to minus 1323.56 98-99. So आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, वन फाइंड दैट मेजर आइटम्स एक्सपोर्टेड इंक्लूड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, आयरन ओर, मशीनरी इंस्ट्रूमेंट, राइस अदर देन बासमती, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एग्रोकेमिकल्स, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं. ऐसे ही सेम हम जॉर्डन के साथ देखें इसका, देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 169 करोड़ से 169.32 करोड़ से बढ़कर 94-95 में हमारे पास 169.32 करोड़ था, जो कि ये हमारा बढ़कर कितना हो गया 289.33 हो गया है. सो बेसिकली हम कुवैत की बात करते हैं. अब द सेम इज़ द शोइंग. तो अब हमें जो ये टेबल दिखा रहा है ट्रेड का दिखा रहा है, इंडिया ट्रेड विद कुवैत. तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ 420.48 करोड़ 94-95 में था, ये बढ़कर कितना हो गया 692.75 98-99 में. तो ये जो इंक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट में हैव बिन वो मार्जिनल इंक्रीज़ था, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ. इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गए, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ, इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गए. कितने इंक्रीज़ हो गए 4647 करोड़ से 8546 विद द सेम टाइम गैप. तो इट reduced to 6315.08 in 1989-99. तो ट्रेड बैलेंस जो हुआ वो भी बढ़ गया फ्रॉम 422 7.22 करोड़ से minus 7855.28 रुपीज़ करोड़. Then we come to सऊदी अरेबिया. अगेन सऊदी अरेबिया में हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का जो हमें दिखा रहा है कि जो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ पहले 94-95 से 98-99 में. सिमिलरली एक्सपोर्ट जो है गोन अप इंक्रीज़ हो गया 94-95 से 96-97 में. एक्सपोर्ट भी और इम्पोर्ट भी दोनों इंक्रीज़ हो गए. तो फर्दर रिड्यूस टू, फिर ये हमारा जो इम्पोर्ट है वो फिर रिड्यूस हो गया, कम हो गया. ट्रेड बैलेंस शो कर रहा है एज इंक्रीज फ्रॉम दिस 3559.19 करोड़ से जो 94-95 में था 7783.27 करोड़ हो गया 96-97 में. सो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हम ट्रेड करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, वो हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं? दैट आर राइस बासमती, अदर देन बासमती, मैनमेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, कॉटन यार्न्स, फैब्रिक्स, मेडअप्स, RMG कॉटन इंक्लूडिंग एसेसरीज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स. और जो इंपोर्ट करते हैं वो कौन से हमारे वेस्ट एशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वॉज द मेन आइटम. और दूसरी आइटम्स हमारे पास है जो हम इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स है, आर्टिफिशियल डिज़ाइंस है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर्ड है और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं. सो विद दिस जो हमने ट्रेड प्रोस्पेक्ट जो देखे बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में, तो हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर कैन कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग आइटम फॉर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस. द सेलेक्ट वेस्ट एशियन कंट्री, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको और किस चीज़ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए? क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पे और कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए.
Then fruits and vegetables pay tea, coffee, spices, machinery equipment, computer software, high-end consumer goods. No, now that's all for today's session. Now some questions for you. The first is describe India West Asia trade prospect and enumerate major commodities exported to European Union from China. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy we learning.